हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करें सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्म में तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक, ये दो, ये तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं इन सीरीज़। तो सीरीज़ में क्यों कनेक्टेड है? ठीक है, कब बोलेंगे सीरीज़? देखिए, एक कैपेसिटर जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा कैपेसिटर चालू हो रहा है, दूसरा कैपेसिटर जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से तीसरा चालू हो रहा है। ठीक है, मतलब सभी कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन सीरीज़, इसी को हम लोग, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग है। ठीक है, C1 C2 C3। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि C1 सबसे कम कैपेसिटेंस है C1। ठीक है, और C3 का सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस है। ठीक है, ऐसा करने से हमको कंपेयर करने में आसानी होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्यों डिफरेंट है? ठीक है, कैपेसिटेंस इसलिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनके बीच का एरिया अलग होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा, या उनके बीच का जो मीडियम होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है कम है और यहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डिफरेंट होने के वजह से क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर। ठीक है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन उसके जो अपोजिट प्लेट में माइनस क्यू चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये प्लेट दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर इस तरफ नेगेटिव आया तो दूसरे प्लेट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव क्यू। ठीक है, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ड्यू टू इंडक्शन ये वाले प्लेट में क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। ठीक है, अगर इस प्लेट में माइनस क्यू आया है तो इस प्लेट में क्या आ जाएगा? प्लस क्यू, और सिमिलरली यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, तो आपके एक जगह चार्ज देने पर ड्यू टू इंडक्शन वही चार्ज सभी जगह एक्वायर्ड हो गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सीरीज़ में। ठीक है, क्या? ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, चार्जेस एक्वायर्ड बाय all the plates of capacitors in series are equal। ठीक है, तो Q मतलब चार्ज एलोकेटेड सभी प्लेट्स में इक्वल है। हमें पता है C इजिकल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, तो V इजिकल टू क्या होगा? Q बाई C। ठीक है, अब ये तो सभी के लिए सेम है लेकिन ये डिफरेंट है सभी के लिए। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है वो सभी के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब, ठीक है, कैपेसिटेंस डिफरेंट होने के वजह से सभी के बीच का जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्यों है डिफरेंट कैपेसिटेंस? बहुत सारे रीज़न के वजह से। ठीक है, एरिया के वजह से, उनके बीच के डिस्टेंस के वजह से, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर की वजह से उनका कैपेसिटेंस कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब V1 V2 V3 होगा। ठीक है, तो कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, वो चीज़ यहाँ ही से पता चल जाएगा। जिसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम। और यहाँ पर कैपेसिटेंस कम है इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स? थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो डिफरेंट होगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूट किस चीज़ का हुआ? यहाँ पर पोटेंशियल जो आप दे रहे थे, ठीक है, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? एनर्जी ही होता है।
तो एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीरीज़ में क्या होता है, तो सीरीज़ में आप क्या बोलोगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वही एनर्जी, ठीक है, इन 3 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। हमें पता है कि V क्या होता है, Q/C, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, Q/C, यहाँ पर Q/C1, यहाँ पर Q/C2, यहाँ पर Q/C3, ठीक है। सभी जगह Q सेम क्यों है, उसका रीज़न आपको मैंने बताया है, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो अगर मैं Q को कॉमन निकाल लूँ तो 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 1/Q इज इक्वल टू 1/Q1, सॉरी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस नहीं आया है, यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस आया है, ठीक है। तो इस तरफ जो है इसको हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेट कैपेसिटेंस नहीं आया है, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब कैपेसिटेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ओवरऑल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि आपको यहाँ से पता चल रहा है। लेकिन ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ होने का कारण, इंक्रीज़ होने का कारण उनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। तो जब आप इन सभी को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो डिक्रीज़ क्यों हो जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, नहीं, वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो फिज़िकल रीज़न है इसके पीछे डिक्रीज़ होने का, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया, वो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। सभी के बीच का डिस्टेंस है, मान लो पहले जो था D1 था, D2 था, D3 था, ठीक है। तो अब जो नेट कैपेसिटेंस है, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस या, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पर प्लेट्स के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बढ़ गया। और हमको पता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होने का जो फिज़िकल रीज़न है, ठीक है, फिज़िकल रीज़न जो है वो क्या है, ठीक है, वो है कि दी इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बढ़ गया, इसीलिए हम बोलेंगे कि कैपेसिटेंस सीरीज़ में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाए तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा और नेट कैपेसिटेंस बढ़ता है कि कम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट किया है। तो पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि उन सभी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो ये वाले कैपेसिटर का भी स्टार्टिंग पॉइंट A है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट A है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट A है, और सभी का एंडिंग पॉइंट B है, इसका भी B है और इसका भी B है,
ठीक है। तो अभी अगेन हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है, C1 C2 C3, और डिफरेंट होने का रीज़न क्या हो सकता है, उनके बीच का एरिया, उनके बीच का डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस कम मान रहे हैं और यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस थोड़ा ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बाकी चीज़ों को कंपेयर कर सकें, ठीक है। अब जैसे आपने सीरीज़ में चार्ज सप्लाई किया था, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन वहाँ पर क्या हो गया था, सभी प्लेट्स में चार्जेस सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ चार्ज सप्लाई दोगे, ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है तो सभी में जो चार्जेस का एलोकेशन होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट अमाउंट में होगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर चला गया Q1, यहाँ चला गया Q2, यहाँ चला गया Q3, ठीक है। क्यों डिफरेंट एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ सभी का जो कैपेसिटेंस है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस चले जाएंगे, जहाँ एरिया कम है वहाँ कम चार्जेस जा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली फंडामेंटली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जब चार्ज सप्लाई देंगे तो ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन when net charge plus Q is supplied, ठीक है, ड्यू टू अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस आर बीइंग एलोकेटेड, ठीक है, आर बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सभी कैपेसिटर्स में, ठीक है, अलग डिफरेंट कैपेसिटर्स में डिफरेंट चार्जेस चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। हमें पता है C इजिकल टू Q बाई V, तो Q इजिकल टू क्या होगा, C इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पर C इंटू V, यहाँ पर C1 इंटू V, C2 इंटू V और C3 इंटू V, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पर आपने सबके बीच का पोटेंशियल सेम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस वजह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, उसी वजह से इनके बीच का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। मतलब दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो उतना ही है जितना आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस कम ज़्यादा हो गए, ठीक है। चार्जेस कम ज़्यादा हो जाने से क्या हुआ, तो जो V है, V इजिकल टू क्या होता है, Q बाई C, ठीक है। तो जहाँ तो पोटेंशियल क्यों सेम है, पोटेंशियल इसलिए सेम है क्योंकि पोटेंशियल होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस, ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। तो जहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा है, सपोज़ यहाँ पर C1 जो है वो ज़्यादा वैल्यू है, तो C1 अगर ज़्यादा है तो उसमें चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो बराबर रहेगा, ठीक है। किसके रेशियो से, जब यहाँ पर आप देखोगे इसका कैपेसिटेंस कम है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कम होने की वजह से जो Q बाई C का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ कैपेसिटेंस कम है मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे वो भी क्या आएंगे, कम आएंगे। लेकिन ये जो रेशियो आएगा, सपोज़ मान लीजिए x वोल्ट आ रहा है, वही रेशियो यहाँ भी आना चाहिए, आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होने का रीज़न आपको पता चला, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो। जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा है वहाँ चार्जेस ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है, और जहाँ कैपेसिटेंस कम है वहाँ पर
कम चार्जेस जाएंगे, तो ये जो रेशियो है ये इक्वल बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर v कॉमन निकाल लिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, C इंटू वी, v कॉमन है कैंसिल हो गया, तो C क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस आया, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडिविजुअल सम ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि हम उनका डायरेक्टली सम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को लिख लेते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस है यहाँ पर इन पैरेलल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ होने का रीज़न ये नहीं है कि ये मैथमेटिकली ऐड हो जा रहा है इसलिए इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इंक्रीज़ होने का कारण, डिक्रीज़ होने का कारण ज़रूर उसके कोई ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स की बात हो रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए इसको मिटाऊँ, ठीक है, या अगर आप देखें यहीं पर कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब आप पैरेलली कनेक्ट कर दिए तो जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो कुछ ये ऐसा हो गया है, इफेक्टिव एरिया जो है वो बढ़ गया है, लेकिन जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, देखिए इफेक्टिव एरिया जो है सभी का, ठीक है, बढ़ गया है क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन इफेक्टिव एरिया बढ़ गया है। तो हमें पता है कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए कि नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इंक्रीजेस, ठीक है, एज इफेक्टिव एरिया, ठीक है, इफेक्टिव एरिया, ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक है, इनके बीच का जो इफेक्टिव एरिया है, टोटल एरिया इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम उनको पैरेलली कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है वो ड्यू टू अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, पोटेंशियल क्यों सेम रहा, ठीक है, ये सभी कारण क्या है, उनका अरेंजमेंट, क्योंकि आपने उनको अरेंज ही इस तरीके से किया है कि अगर आप चार्ज सप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस अलग अलग चार्जेस चले जाएंगे। तो अलग अलग चार्जेस अगर गए तो उनके बीच का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो सेम बना रहेगा, जो क्योंकि ये रेशियो जो है वो सेम बना रहेगा सभी में। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये दोनों टॉपिक, चार्जेस, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन सीरीज़, ठीक है, विद रीज़न आपको समझ में आया होगा, और कहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कहाँ कैपेसिटेंस कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।